निमोनिया एक फेफड़े की बीमारी है और ज़्यादातर ये बीमारी ठंडक में होती है। ये बीमारी के कॉम्प्लिकेशन होता है प्लूरल इफ्यूजन, जिसमें फेफड़े के अंदर पानी भी भर जाता है। इसमें एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे से सारी फाइंडिंग करीब करीब क्लियर हो जाती है। मौसम का सबसे ज़्यादा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। बदलता हुआ मौसम और बदलती हुई ठंड, बढ़ती हुई ठंड कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती है और कहीं ना कहीं हम बीमारियों की गिरफ्त में आ जाते हैं। इसमें से एक बीमारी का नाम है निमोनिया, जो सुनने में तो एक सरल लगती है, आम लगती है, लेकिन लापरवाही बरती जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती है। हेलो एंड नमस्ते इंडिया, मैं शालिनी, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट। आज इस कैनविन हेल्थ टॉक में आपकी मुलाकात करा रही हूँ एक सीनियर मोस्ट डॉक्टर JP मेहरोत्रा, who is highly knowledgeable, experienced and expert in his field from last 47 years. डॉक्टर मेहरोत्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर मेहरोत्रा हमारे साथ हैं और आज हम लाइव हैं और हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं निमोनिया। तो आइए डॉक्टर मेहरोत्रा से जानते हैं निमोनिया क्यों होता है। निमोनिया एक फेफड़े की बीमारी है जो यूजुअली साधारणतया फेफड़े के नीचे के हिस्से में होती है। जैसा कि इसका नाम इंडिकेट करता है, जैसा कि नाम बताता है निमोनिया, तो इसकी जो एल्वेलाई होते हैं, एयर सैक जिसको बोलते हैं, उसमें पानी भर जाता है, पस भर जाता है, जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम होती है। और ज़्यादातर ये बीमारी ठंडक में होती है और बच्चों में तो बहुत ज़्यादा होती है, मॉर्टेलिटी रेट भी इसमें ज़्यादा है, और बड़ों में भी एल्डरली एज ग्रुप मोर देन 65 ईयर्स, उसमें बहुत ज़्यादा होती है। और अगर देखा जाएगा इसका इंसिडेंस तो 2021 में लगभग 3.30 मिलियन केसेस हुए थे। हालांकि उसका अब जो हमारी मेडिकल फैकल्टीज़ हैं, उसके वजह से, इंजेक्शन की वजह से, वैक्सीनेशन की वजह से ये इंसिडेंस कम हो गया है, 2.2 के आसपास करीब आ गया, 2.2 मिलियन के आसपास। बच्चों में इसका मॉर्टेलिटी रेट 14 प्रति 1000 है। 1000 बच्चों में 14% बच्चे करीब 14 मर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ी सीरियस सी बात है। डॉक्टर मेहरोत्रा, जैसे आपने बताया कि ये बीमारी ठंड में ज़्यादा होती है और ज़्यादातर छोटे बच्चों में और वृद्ध अवस्था में बीमारी ज़्यादा चलन में आती है, तो क्या बॉडी में लक्षण या क्या सिम्टम्स आते हैं जिससे हम इस बीमारी को टाइम से पहचान सकें? हम इस बीमारी को बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो हल्का फुल्का बुखार आता है, जो बाद में तेज हो जाता है, खांसी आती है, बलगम निकलता है। बलगम जब निकलता है तो कभी कभी वो पीले रंग का होता है, फिर हल्का सा कभी कभी उसमें खून आने लगता है, फिर ग्रे कलर का भी हो जाता है, जिसको कंसोलिडेशन फेज कहते हैं। उस फेज में ये बड़ा तकलीफ देता है आदमी को, और कम से कम 13-14 दिन लगते हैं इसको फिर ठीक होने में, इलाज करने के बाद। ओके, सो डॉक्टर मेहरोत्रा, आपने जैसे बताया कि सिम्टम्स में हमें खांसी आती है, कई तरह की बलगम आती है, जो कि हमें नोट करना ज़रूरत है कि किस कलर की बलगम हमारे को आ रही है, क्या कफ आ रहा है, जिससे आइडेंटिफाई कर सके हम कि सिविरिटी क्या है इस डिजीज़ की। तो जब पेशेंट सिम्टम्स लेके आपके पास विजिट करते हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ही और शी इज़ अ निमोनिक पेशेंट? पेशेंट को हम आस्कल्टेट करके देखते हैं, उसके चेस्ट का आस्कल्टेशन करते हैं, और उस आस्कल्टेशन में हमको पता लगता है। कभी कभी ये बीमारी के कॉम्प्लिकेशन होता है प्लूरल इफ्यूजन, इसमें फेफड़े के अंदर पानी भी भर जाता है। और जब हम उसको एग्जामिन करते हैं तो उसमें क्रेप्स आते हैं, क्रेप्स की आवाज़ आती है। नीचे के हिस्से में ज़्यादातर होता है। अगर आप ये देखें तो वहाँ पर चूँकि पानी भर जाता है, या तो पानी भर जाएगा, या अल्वेलाई में गैस वो फ्लूइड आ जाएगा, या पस आ जाएगा, उससे जो आवाज़ आती है उसकी वजह से उसको दिक्कत होती है। कभी कभी इसमें सांस भी फूलने लगती है।
तो डॉक्टर मेहरोत्रा, कोई स्पेसिफिक टेस्ट या कोई स्क्रीनिंग या कोई एक्सरेज होते हैं या कोई ब्लड टेस्ट होता है जिससे हमें? बेसिकली मतलब ब्लड टेस्ट तो होता ही है। बेसिकली हम इसमें एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे से सारी फाइंडिंग करीब करीब क्लियर हो जाती है कि इसको निमोनिया है। और वैसे भी सिम्टम्स में बड़ा क्लियर हो जाता है, सिम्टम से ही, लक्षण देखने से और ऑस्कल्टेट करने से ही एक अच्छा क्लिनिशियन हो तो पहचान जाता है कि इसको निमोनिया है। राइट। सो आपने बहुत ही अच्छी चीज़ बताई, लेकिन अगर आजकल के चलन की बात करें, जैसे कि रहते रहते कोरोना का कहर आ गया, कोरोना में भी यही लक्षण आते हैं कि हमें खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, और अगेन ये निमोनिया आ गया है। निमोनिया में भी अगर यही लक्षण आते हैं तो किस हद तक जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है या पोल्यूशन की बात करें या स्मोकिंग की बात करें, ये रिस्पॉन्सिबल है निमोनिया बढ़ाने के लिए? ये निमोनिया बढ़ाने के लिए चूँकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है जी। बेसिकली जब हम छींकते हैं या खांसते हैं तो ड्रॉपलेट के माध्यम से दूसरे उसमें चला जाता है जी। तो निश्चित है कि चूँकि हम सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, बाहर निकलते हैं, तो हमें अपने बचाव करने के लिए मास्क की आवश्यकता निश्चित रूप से होती है। भरी भीड़ में जैसा कि आप लोगों ने कोरोना में देखा कि इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ कि करीब 2 साल तक आदमी घर के अंदर कैद हो गया। हालांकि इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हल्का सा मास्क ले लें और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें और अच्छी डाइट लें तो हो सकता है कि आपको ये परेशानी हो ना। और अपना बचाव करना तो आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। बचाव करने के लिए इसके सबसे बढ़िया काम इसके है कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। इम्यूनिटी बढ़ाएंगे कैसे? एक्सरसाइज करके, अच्छा खाना खा करके और अपने आप के पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके आप इसकी इम्यूनिटी अपनी खुद की मेंटेन कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये बीमारी ना होने पाए। राइट सर, लेकिन हमारा सवाल जो था, हम अपने सवाल से हटके कहीं और आ गए हैं। हमारा सवाल ये था कि बढ़ता हुआ पॉल्यूशन या जो स्मोकिंग हम करते हैं वो कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल है? डेफिनेटली स्मोकिंग इट इज डेफिनेटली इंजूरियस फॉर द हेल्थ। और जब हम स्मोक करते हैं तो स्मोक उसको जाकर को उसको एग्रीवेट करता है, प्रेसिपिटेट करता है इन्फेक्शन को और ज़्यादा, और दवाइयों का असर भी उसकी वजह से कम होता है। ओके एक चीज़ और भी है सर, जब हम स्मोकिंग करते हैं कहीं ना कहीं धारणा है लोगों के अंदर कि मैं स्मोक नहीं करता, ये स्मोक नहीं करता, पर अगर हम में से कोई भी स्मोक करता है और दूसरा बंदा उसके साथ में, बंदा या बंदी बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो दुआ तो हमारे अंदर जाता है। पैसिव जो होता है वो हमको तो ऐसा महसूस होता है एक्टिव से जितना नुकसान होता है उसका पैसिव से भी उतना ही नुकसान होता है, क्योंकि धुआं तो अंदर जा ही रहा है आपके। तो इसीलिए आप गवर्नमेंट के भी ये आदेश हो गए हैं कि आप ऐसी जगह से पिए जहाँ पर कोई आदमी ना हो, और ख़ास तौर से उसके ऊपर लिखा भी होता है इस तरीके की जानकारियाँ कि आप ये ही नहीं तो सबसे बढ़िया काम है। राइट। तो डॉक्टर मेहरोत्रा के माध्यम से मैं जनता को आज ये ज़रूर बताना चाहूँगी, जो स्मोकिंग हम करते हैं और ये सोच के करते हैं कि स्मोक तो हम कर रहे हैं, चलो हमारे सामने वाला नहीं कर रहा, बट हम रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं उनको भी बीमार करने के लिए, क्योंकि आप एक्सेल कर रहे हो, आप इनहेल कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं वो आपका जो एक्सलेशन है वो किसी और के पास भी जा रहा है, किसी और के अंदर भी जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो भी बीमारी से ग्रसित हो सकता है। वो कहीं ना कहीं आपका छोटा सा बच्चा हो, तो हमें सतर्क रहना चाहिए। डॉक्टर मेहरोत्रा, अगला सवाल ये आता है कि कुछ पेशेंट्स जो है डायबिटिक होते हैं, हाइपरटेंशन के मरीज़ होते हैं या कैंसर पेशेंट्स होते हैं, उन लोगों में अगर निमोनिया आ जाए तो कितनी हद तक डेंजरस होता है? देखिए, जब निमोनिया इन केसेस में आ जाता है तो इसको एक हम कॉम्प्लिकेशन के रूप में लेते हैं जी। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इस सब चीज़ों से हमारी दवाइयों इसकी खाने से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ रहती है, और कुछ लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ भी होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर निमोनिया आ जाए तो हमें पहली चीज़ तो निमोनिया आने न पाए इसका बचाव कर लेना चाहिए, और आवे तो जल्दी से जल्दी चिकित्सक के पास जाकर के अपना इलाज कराएं, और ताकि आप ठीक हो जाएं। बिल्कुल। अब आपने ट्रीटमेंट की बात कर ही दी है डॉक्टर मेहरोत्रा, तो हमने सिम्टम्स जान लिए, हमने लक्षण जान लिए, हमने ये कॉजेज जान लिए कि जो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे निमोनिया को बढ़ाने के लिए, हम उसे बचाव करें। अब हम बात करते हैं, जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो आप क्या ट्रीटमेंट देते हैं? बेसिकली हम लोग
सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं और डायग्नोसिस अगर स्टेब्लिश हो गई तो उसके हिसाब से देते हैं, या हमने उसका कोई कल्चर करा लिया उस पर उसकी वजह उसका एंटीबायोटिक चुन लेते हैं। जैसी स्थिति परिस्थिति होती है उसके हिसाब से खासतौर से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वगैरह इससे मिलती जुलती दवाइयाँ जो होती हैं वो इसमें देते हैं, खांसी के लिए देते हैं। और सपोर्टिव मेडिसिन उसको डेफिनेटली इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देते हैं। ओके और अगर टाइम पे इसका इलाज ना करा जाए तो फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, प्लूरल डिफ्यूजन हो जाएगा जी, तो सांस फूलने लगेगी, उसकी ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, तो थकान महसूस करेगा, टायर्डनेस महसूस करेगा। जी हाँ, तो जिस बीमारी को हम बहुत आम लेके चल रहे हैं वो बीमारी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बीमारी हो सकती है अगर टाइमली इलाज नहीं लिया पाया तो। डॉक्टर मेहरोत्रा, जैसे आपने बता दिया कि ट्रीटमेंट तो पॉसिबल है और मेडिकली आप ट्रीटमेंट देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, कोर्स देते हैं, हम फॉलो करते हैं और हम एहतियात बरतते हैं तो हम निमोनिया से बच सकते हैं। बट अगर बात की जाए सरकार की या मेडिकल हमारी जो फील्ड की, क्या कोई ऐसा वैक्सीन लाइक कोरोना की जो वैक्सीन आ चुके हैं, निमोनिया के लिए भी कोई वैक्सीन अवेलेबल है जिससे कि हम इस बीमारी से पहले से बचाव कर सके? जी, हम इस बीमारी से बचाने के लिए निमोनिया की वैक्सीन बच्चों के लिए PCV 13, 15 एंड 20, मोस्टली इंडिया में PCV 13 का प्रयोग होता है और 4 खुराकें बच्चों में दी जाती हैं। और जो एल्डरली एज ग्रुप के होते हैं उनके लिए भी अब ये हो गया है कि उनको भी आप दे सकते हैं। मोर देन 65 ईयर्स के जितने लोग हैं उनको 2 खुराक इसकी आप दे दें तो उसको आराम मिल सकती है। आराम की बात करें डॉक्टर मेहरोत्रा तो ये आराम देगा, बचाव देगा? बिल्कुल बचाव करेगा आपको निमोनिया से। और अगर निमोनिया होगा तो क्या माइल्ड होगा? हाँ, या होगा ही नहीं? निमोनिया अगर हुआ भी तो उसको बहुत माइल्ड होगा। ओके, सो इट्स अ गुड इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स। आई थिंक डॉक्टर मेहरोत्रा ने जो बताया हमें भी नहीं मालूम था कि निमोनिया की वैक्सीन अवेलेबल है इंडिया में। तो हमें रहते रहते अपने बच्चों को, हमारे यंगस्टर्स को, और जो हमारे ओल्ड एज, हमारे सिटीजन है, सीनियर सिटीजन हमारे घर में बुजुर्ग हैं, उनकी देखभाल करते हुए हमें ये वैक्सीन ले लेनी चाहिए, हमें प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। और ये जहाँ तक बीमारी होती है बच्चों में या वृद्धावस्था में ज़्यादा होती है, दोनों ही एज बहुत ही फ्रेजाइल होती है। एक बच्चा जो आपको नहीं बता सकता उसके साथ क्या गुजर रहा है, हो सकता है बच्चा बहुत छोटा हो। और वृद्धावस्था भी एक ऐसी स्टेज है लाइक ए चाइल्ड कि जिस एज में हमें नहीं पता होता कि हमारी सांस फूल रही है, हमें बलगम आ रही है, हमारे अंदर क्या चल रहा है। उस केस में हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें अलर्ट रहना चाहिए कि हम डॉक्टर के पास टाइमली विजिट करें, रेगुलर फॉलोअप चेकअप्स कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं या एक्सरेज कराएं, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करें। डॉक्टर ने हमें ये भी बताया है, ऑल्दो ही इज एलोपैथ डॉक्टर, बट होम रेमेडीज़ की बात करें तो डॉक्टर साहब शायद ये भी कहना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं हमें रेगुलर इन चीज़ों से बचने के लिए स्टीम लेना चाहिए, गागल्स लेने चाहिए। डॉक्टर साहब ने बोला कि मास्क सिर्फ कोरोना के लिए नहीं बना है, मास्क आपको एवरी टाइम ऑल द टाइम लगाना चाहिए, जिससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। कोरोना ने तो अचानक दस्तक दी थी, पर ये बीमारियाँ शुरू से चली आ रही हैं। इसके अलावा आपने रेगुलर हैंड वॉश करें, अपने हाथों को धोते रहें, ठंडा खाना ना खाएं अगर निमोनिया हो जाता है, और अपना होम कुक्ड हाइजीनिक फूड खाएंगे तो शायद आप बीमारियों से बचे रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर मेहरोत्रा फॉर गिविंग यू प्रेशियस टाइम एंड शेयरिंग नॉलेज विद अस। थैंक यू। थैंक यू व्यूअर्स।